Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 4, Block 3, MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. You will get the links of remaining parts in the description section. So please check the description section for the remaining parts. However, videos are connected in a chain, so you don't have to worry about where to go after this video. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. आज का जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट. जो हम न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं उसका क्या बेनिफिट है. अगर हमें मान लो रिजल्ट भी मिल गया टेस्ट्स का, हमने असेसमेंट किया और हमें रिजल्ट मिल गया, तो अब उसके आगे क्या. सो ये जो कैटेगरीज हैं जितने भी टेस्ट हुए हैं उनकी करते हैं हम, वो क्यों ज़रूरत पड़ी हमें करने के लिए, हमें क्या फ़ायदा होता है अगर हम इनको करें. सो इनका यूज़ ये है कि जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में या फिर मेडिसिन हमें पता लगाना है या लॉ, एजुकेशन, रिसर्च, इन सब में डिफरेंट जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उन सब में इन टेस्ट की रिपोर्ट्स का हमें बेनिफिट होता है. ये जो कैटेगरीज हैं जितनी बताई हैं वो हमें ये बताता है कि हमें अब आगे कैसे प्रोसीड करना है अपने सब्जेक्ट के साथ. उसको कितना रिहेबिलिटेशन देना है, उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या वो अपने करियर में किस तरह से आगे बढ़ेगा. ये सारी चीज़ें मतलब डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी का सब्जेक्ट आपके पास आया है, उसको क्या प्रॉब्लम्स है. सो इसमें इन्होंने बताया है कि साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना कि सीवियरिटी कितनी है उसके फंक्शनिंग में, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में, उससे या कुछ ऐसी सीवियरिटी है, प्रॉब्लम है भी या नहीं है, कोई ऐसा कॉग्निटिव बिहेवियर में या इमोशन में कोई इशू है भी नहीं है. ये सारी चीज़ें, पहली चीज़ है कि नहीं है, दूसरा अगर है तो कितना है, और फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना उस सब्जेक्ट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को, ये बहुत ज़रूरी होता है. सो ये जो इनके टेस्ट के रिज़ल्ट आते हैं उससे हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये है कि नहीं है और है तो कितना है. सो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं यूजुअली उनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्लाइंट के बारे में उस पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करें अपने पास, यानी कि टेस्टिंग के रिजल्ट से उनको ये पता चल जाएगा कि कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, उसको आइडेंटिफाई करें न्यूरो साइकोलॉजिस्ट. इवन कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, अगर उसको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में पता चल जाता है पेशेंट के, तो वो आगे फिर कैसे प्रोसीड करना है, क्या इन्फेरेंस निकालना है, वो हेल्पफुल हो जाता है. और पेशेंट को भी पता चल जाता है कि अब उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है. तो पेशेंट का जो करंट स्टेटस क्या है उसके बारे में हमें पता चल जाता है. एंड देन प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ये भी हमें पता चल जाता है कि किस तरह का वो जो डिज़ीज़ के सिम्टम्स है या डिज़ीज़ के होने की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो कैसा है, ये सब हमें पता चल जाता है. अब जब कोई बच्चे को हम जब इवैल्यूएट करते हैं तो क्या होता है, बेसिक जो एबिलिटीज़ हैं उसकी, उसको हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि क्या आपको दिख रही हैं कि इसमें पेशेंट जो है वो किस तरह से कर रहा है. और क्लिनिशियन जो है उसको भी ज़रूरी है ये चेक करना कि जब उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस थे, डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहते हैं, मतलब कि जैसे 0 से 10 इयर्स की एज हो गई, 10 से 15 इयर्स, 15 से 20, ये माइलस्टोन है जो आपने पहले भी पढ़ा है कि जो इन्फेंट की पूरी लाइफ हिस्ट्री कैसी, देन जो छोटे चाइल्डहुड के बारे में बताया, फिर एडोलेसेंस के बारे में बताया, फिर एडल्ट के बारे में बताया, तो वो डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं. सो इन्होंने उसी के बारे में बात की है. जो क्लिनिशियन है उसको कोशिश करना है कि जो इसको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो वैसे ही हुए हैं जो एक नॉर्मल चाइल्ड के होते हैं या नहीं, या अलग है, वो चीज़ें भी हमें पता लगानी पड़ती है. फिर जो उसके वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स हमने नोटिस किए हैं उसमें क्या इश्यूज़ हैं वो भी हम पता लगाएंगे. एंड देन कोई अगर उसमें चेंजेस आए हैं
उसके बारे में भी हमें आइडिया लगाना पड़ेगा रिगार्डिंग अगर ब्रेन फंक्शन कोई चेंजेस आए हैं या जो इंटरवेंशंस हमें देनी है उसमें हमें क्या रिकमेंडेशंस करनी है, ये भी हमें आइडिया लग जाता है अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको ज़रूर इस बात पे वर्क करना चाहिए कि करंटली वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट के अंदर, उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैसी है, एक नॉर्मल चाइल्ड की कैसी है और उसकी करंट जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो कैसी है, क्या कोई जो चेंजेस आए हैं वो ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से आया है। सो ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन अगर हमें मिल जाए और या हम फाइंड आउट कर सकें और जो नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड है उसके रेफरेंस से हम इंडिविजुअल की क्लिनिकल कंडीशन क्या है वो पता लगा सके, तो ये हमें हेल्प करती है कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि डिटेक्ट करना, फिर उसको ग्रेड करना, फिर लोकेशन ऑफ ब्रेन डैमेज, ये वाली चीज़ें इसमें आएंगी कि कहाँ पे ब्रेन डैमेज किस लोकेशन में हुआ है, ये सारी चीज़ें। सो जब पेशेंट के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर दिया गया है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने कर दिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना एंड देन क्लिनिकल बिहेवियर को नोटिस करना। पर्टिकुलर अगर उसकी कोई हिस्ट्री रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में सारी ऑब्जर्वेशंस को एक साथ रख के देखना एंड ये भी पता लगाना कि एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन तो नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें इसी वजह से तो नहीं है कि उसको ब्रेन डिसफंक्शन हुआ है। सो ये चीज़ें हमें कोरिलेट करनी पड़ेंगी। और जो एबनॉर्मेलिटीज़ आप देखेंगे, अगर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ब्रेन लीजन आपको मिल रहे हैं या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आपको दिख रहा है उसमें, या फिर कोई और न्यूरोकेमिकल लीजन्स दिख रहे हैं, सो वो क्या है इन इन जो भी मैंने बताया, ब्रेन लीजन या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या न्यूरो केमिकल लीजन, इनमें से कुछ भी है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। जो भी रिजल्ट्स हमें अभी तक के मिले हैं या प्रीवियस डाटा जो भी हमारे पास है उन सब से कोरिलेट करके हमें फाइंड करना होगा और एसर्टेन करना पड़ेगा कि क्या ये ब्रेन का कोई रीजन है जो इन्वॉल्व है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप होता है डिटरमाइनिंग वेदर चेंजेस आर एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल डिजीज, साइकियाट्रिक कंडीशंस, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और नॉन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अब हमें ये पता लगाना है कि अगर ब्रेन से रिलेटेड नहीं है तो फिर किस चीज़ से कनेक्टेड है, क्या साइकियाट्रिक कंडीशन है या कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, क्या है। सो अब हम ये पता लगाएंगे। तो नेक्स्ट काइंड का जो इन्फेरेंस है वो होता है एटायोलॉजी, मतलब कॉजेस, कॉज क्या है, जो चेंज आया है हमने जो टेस्ट में रिजल्ट में देखे हैं चेंजेस, उसका कारण क्या है। सो अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या उसकी कोई नोन हिस्ट्री है तो वो तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, मतलब एक्यूरेटली आप बता सकते हो कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से है या कोई पास्ट हिस्ट्री की वजह से है। तो ये तो ट्रू केस है जब ऐसा है, जो भी ड्रामेटिक, क्योंकि वो उसके बिहेवियर में भी आपको चेंजेस नज़र आएगा अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा या कोई हिस्ट्री होगी उसकी, तो अनयूजुअल और ड्रामेटिक फिनोमेना आपके उसके बिहेवियर में दिखेगा, यानी कि पहले नहीं था उसके बिहेवियर में वैसा और अब है। सो आपको पता लग जाएगा। सो अगर कोई लीजन है ब्रेन में, स्पेसिफिक पार्ट में ब्रेन के, तो वो भी हमें पता लग जाता है। सो जो इटायोलॉजीज होते हैं, इटायोलॉजी मतलब कॉज जो होता है जो ब्रेन लीजन की वजह से होता है, तो उसका जो कॉज है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब हमें आसानी से पता लग सकता है कि इस ब्रेन पार्ट में अगर कोई लीजन है सो इस वजह से ये चेंज आता है। सो इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ और इश्यूज है तो फिर हमारे को मुश्किल होता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर नॉन फ्लुएंट एफेजिया है, मतलब कि ठीक से इंसान बोल नहीं पा रहा है या तो उसको ग्रामर में प्रॉब्लम आ रहा है या वो हेसिटेंट है, ये रिलेटेड हो सकता है कुछ डिजीज़ की वजह से। सो अगर हिस्ट्री प्रेजेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हिस्ट्री प्रेजेंट है तो फिर हमारे को मुश्किल हो जाएगा पता लगाने के लिए कि उसका कॉज क्या है। सो बहुत सारे न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शंस में जब चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से भी हो सकता है। जैसे साइकियाट्रिक रीज़न हो सकता है, मोटिवेशनल, डेवलपमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब इस तरह के चेंजेस आप देखेंगे किसी पेशेंट में। सो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि रीज़न क्या है उसका, अगर न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। मे बी ज़रूरी नहीं है कि इसका कॉज न्यूरोलॉजिकल ही हो,
है ना? क्योंकि अगर प्रेजेंट हिस्ट्री भी आपके पास मौजूद है उसकी, तो भी हम सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते कि सिर्फ न्यूरोलॉजिकल ही रीज़न है उसके साथ इस तरह के चेंजेस आने का। तो लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो टेस्ट हम करते हैं उसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं वो हमें कभी भी कॉज नहीं बताते हैं, हमें सिर्फ ये बताते हैं कि ऐसा ये सिम्टम मौजूद हैं, ये एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका कॉज कोई भी टेस्ट हमें नहीं बताते हैं। कॉज आपको खुद फाइंड आउट करना होता है, मोटिवेशनल है, डेवलपमेंटल है, कल्चरल है, साइकियाट्रिक है या ब्रेन लीजन ही है। तो क्या कॉज है ये आप पता नहीं लगा सकते। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। एंजाइटी, स्लीप डेप्रिवेशन, डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन, ये भी रीज़न हो सकते हैं अगर न्यूरोसाइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं या कुछ फंक्शनिंग में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इनको इन चीज़ों में वर्क करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट फाइंडिंग्स को अच्छे से रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, ढंग से पेशेंट की हिस्ट्री को टटोलना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब सपोज हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, नाउ असेसिंग चेंजेस ओवर टाइम एंड डेवलपिंग अ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होता है कि अब आगे क्या, अब ये जो डायग्नोसिस हुआ है इसमें आगे क्या क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। सो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट जब हम करते हैं तो उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, हम यूज़फुल एप्लीकेशंस होती हैं, सो दैट हम एक तो इम्प्रूवमेंट चेक कर सकें कि अब कितना इम्प्रूवमेंट आया है जब हमने उसके ऊपर थेरेपीज लगाना शुरू कर दिया, उसको कुछ उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, या फिर क्या डिक्रीज तो नहीं हो रहा, डिटीरियोरेशन तो नहीं हो रहा उसकी परफॉर्मेंस में टाइम के साथ। ये हम पता लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। जो हमें हेल्प करता है कि अब हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, एक तो एटायोलॉजी में, यानी कि कॉज क्या है, सेकंड प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, आगे डिजीज़ कैसे चलेगी ये भी हमें पता लग जाता है। क्योंकि अगर हमारा वर्क नहीं कर रही थेरेपी और हमें मालूम है कि ये कॉज होने पर ये थेरेपी वर्क करती है, और अगर नहीं कर रही दैट मीन्स कॉज ये नहीं है, तो हम दूसरा कोई कॉज ढूंढेंगे कि कॉज क्या है फिर अगर हमारी थेरेपीज वर्क नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनी होती हैं थेरेपीज। फिर उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा है ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा, अदर देन कि आगे डिजीज़ का प्रोग्रेशन क्या होगा। फिर फाइनेंशियल प्लान्स हमें डिस्कस करने होंगे पेशेंट के साथ कि अब वो इस प्रेजेंट कंडीशन, सपोज ब्रेन डैमेज है या एक्सीडेंट केस है जिसकी वजह से उसका ब्रेन इम्पैक्टेड है, सो अब वो फाइनेंशियल प्लान्स क्या है उसके, वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा पेशेंट के साथ। एंड देन उसके ट्रीटमेंट किस तरह से चल रहा है और आगे हमें कैसे रिहेबिलिटेट करना है सो दैट उसका रिहेबिलिटेशन इफेक्टिव रहे, इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट प्लान बनाना होगा उसके साथ मिलके। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफरिंग गाइडलाइंस फॉर रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल एजुकेशनल प्लानिंग एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ये अब हमें उसका रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे देनी है, या अगर बच्चा है तो उसकी एजुकेशनल प्लानिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हमें वर्क करनी पड़ेंगी। तो जो थेरेपिस्ट या टीचर्स होते हैं वो जनरली पेशेंट्स की प्रोफाइल देख के उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान कर सकते हैं एक ऑप्टिमल लेवल पे, सो दैट वो एक सही लेवल पे उसकी प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए उसको हम रिहेबिलिटेट कर सके, यानी कि फिर से एक नॉर्मल बैक टू लाइफ लाना इज़ रिहेबिलिटेशन। एंड एजुकेशनल प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर अगर हमें उसकी प्रॉब्लम्स एंड वीकनेसेस के बारे में पता है और ये भी पता है कि वो वीकनेसेस और प्रॉब्लम्स जो आई हैं वो ब्रेन डैमेज की वजह से आई हैं, तो फिर हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और अगर नॉन न्यूरोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसके जिस वजह से उसको ये डैमेज हुआ है, तो भी हमें उसको थेरेपीज़ एलोकेट करनी पड़ेंगी, जो थेरेपी वो कर सकता है अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, सो दैट वो एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट उसको मिल सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस एंड एजुकेशन फॉर फैमिली एंड केयर गिवर्स। अब अगर कोई पेशेंट के साथ कुछ होता है तो फैमिली का रोल या केयर गिवर का रोल बहुत मेजरली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो ढंग से नहीं देखेगा पेशेंट को, तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट की चांसेस थोड़ी डिटीरियोरेट हो जाती है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल डाटा जो हमें मिलता है वो फैमिली एंड केयर गिवर्स को भी हेल्प करता है समझने के लिए कि पेशेंट का स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है और वो किस तरह से पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं कोप करने में, और उसके साथ जो चैलेंजेस आती हैं और क्या लिमिटेशंस है उसको, वो कैसे इंडिपेंडेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है पेशेंट अगर केयर गिवर्स एंड फैमिली मेम्बर्स थोड़े सपोर्टिव हो जाए। एंड देन कभी कभी फैमिली मेम्बर्स एंड केयर गिवर्स भी बड़े इरिटेटेड फील करते हैं जब वो देखते हैं कि यार ये पेशेंट के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अब। सो अगर उनको वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है पेशेंट के, तो वो फिर कोप करने की कोशिश
कोशिश कर जाते हैं पेशेंट के साथ और एंग्री नहीं होते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते चीखते नहीं हैं, सो उसके सिम्टम्स को समझ पाते हैं एंड देन एक मोटिवेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए भी मोटिवेशन का काम करती हैं फिर ये चीज़ें, अगर फैमिली मेम्बर सपोर्टिव होते हैं और उसकी डिजीज़ स्टेट से रिलेट भी कर पाते हैं। सो किस तरह से कोई इलनेस चलेगी, उसका प्रोग्नोसिस कैसे होगा, उसका प्रोग्रेशन कैसे होगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी और केयर गिवर्स के लिए भी, सो दैट हम एक अच्छा फाइनेंस एंड फ्यूचर केयर दे सकें उस पेशेंट को। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है जो आज का वीडियो का, वो है प्लानिंग फॉर डिस्चार्ज एंड ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन। अब सपोज आपने थेरेपी भी प्लान कर ली, पूरे टेस्ट वेस्ट से अपने सब कुछ पता लगा लिया, फैमिली मेम्बर्स को भी काउंसलिंग कर दी, अब नाउ लास्ट इज कैसे डिस्चार्ज होगा और कैसे ट्रीटमेंट प्लान आगे चलेगा। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो डेफिसिट्स हैं कभी कभी डिफ़िकल्ट होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। इवन जो बहुत अच्छा क्लिनिशियन होगा वो भी पेशेंट को समझा नहीं पाता कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो क्यों आई है और कैसे या आगे प्रोग्रेशन में बढ़ेगी, पेशेंट को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो पेशेंट की कैपेबिलिटीज़ को अगर हम समझते हैं और क्लिनिशियन उसको पेशेंट को समझा दे कि भाई ये तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है, ये वीकनेसेस हैं, और क्लिनिशियन अच्छे से एसेस कर पाए कि किस लेवल पे पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को प्लान कर सकता है या ट्रीटमेंट को आगे प्रोसीड कर सकता है। कभी कभी पेशेंट इतना कमज़ोर होता है, इतना ज़्यादा उसकी बुरी कंडीशन होती है कि उसको वो अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पाता, उसको एक केयर टेकर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। या फिर वो मिडिल स्टेट में होता है कि कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी जब उसकी बुरी हालत होगी, और जब वो सही होगा तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब हमें ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस देना, मेडिकेशन को किस तरह से पेशेंट यूज़ करेगा, ये चीज़ें हमें पेशेंट को एनालाइज करना पड़ेगा डिस्चार्ज करने से पहले। और अगर हमें एक बार ये पेशेंट का पता चल जाए कि वो इस एक्सटेंट तक कर सकता है, या फिर पेशेंट की फैमिली इस एक्सटेंट तक उसको हेल्प कर सकती है, तो आसान हो जाता है डिस्चार्ज के बाद उसको सुपरवाइज करना एंड उसको कितने सुपरविजन की ज़रूरत है ये एक्सप्लेन करना और समझाना। अदरवाइज़ कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो पैसे की कमी के कारण डिस्चार्ज तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो कोप नहीं कर पाते हैं एंड कहाँ गायब हो जाते हैं पता तक नहीं चलता। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली मेम्बर्स या पेशेंट को असेस करना कि वो किस डिग्री तक अपनी कंडीशन को हैंडल कर पा रहा है और अपनी मेडिकेशंस को सही तरीके से यूज़ कर पाएगा, एंड उसको कितनी बार फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा, और उसके बाद कितने टाइम के बाद वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट की यूटिलिटी, कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को हेल्प करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा, एंड सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, सो प्लीज़ गो थ्रू द यूनिट वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।